अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आसिफ विद सेलिब्रिटी के साथ मैं हूं मोहम्मद आसिफ। और आज की हमारी जो सेलिब्रिटी है वो शारजा से ताल्लुक़ रखती है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत ही एनर्जेटिक मेंबर हैं, वहाँ के सदर हैं और वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से आज हम इनसे पूछेंगे। और पूछेंगे ये भी कि क्या इमरान खान का लॉन्ग मार्च पाया तकमील तक जिस मकासद के लिए वो निकला है वो हासिल कर सकेगा। और पूछेंगे ये भी कि खान साहब का बयानिया जो इदारों के खिलाफ लोग समझ रहे हैं वो कोई अच्छा बयानिया है या कि इनका ये बयानिया चेंज होगा। तो हमारे बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत दोस्त शारजा से आए हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर हैं जनाब अतीक साहब। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर सबसे पहले तो आपको वार्म वेलकम कहते हैं हम पाकिस्तान में, और आपको कैसा लगा पाकिस्तान में आके, पहले तो ये बताएं फिर तहरीक के हवाले से। देखिए जी, पाकिस्तान हमारी होमलैंड कंट्री है, हम यहाँ पले बड़े हैं, तो एक जो अंदर की फीलिंग्स है पाकिस्तान के साथ, एक मोहब्बत है हमारी इसके साथ, वो तो हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो वो ख़त्म नहीं होती। हमें हर टाइम यही होता है कि हम कभी भी हमें मौका मिले तो हम फौरी अपने मुल्क में ना ट्रैवल करें, अपने मुल्क में ये सुहाना मौसम, ये सुहानी यादें जो हैं यहाँ हमारी हमेशा ऐसे रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। अच्छा, मुझे अतीक साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि इमरान खान साहब जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत अहमियत देते हैं, और क्या आपने ऐसा जादू उनके ऊपर किया है कि वो हर वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का राग लाते रहते हैं? ये देखिए, बेसिकली इमरान खान नहीं, कोई भी जो विजुअल लीडर है ना होगा, जिसका विजन होगा, क्योंकि जितने भी ओवरसीज है ना वो एक्चुअली पाकिस्तान के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर के मुल्कों में आबाद हैं, जो इंटरनल जो विलेजेस से बिलोंग करते हैं, जो देहात से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो भी वहाँ जाके जब देखते हैं दुनिया की सूरत हाल तो वो समझते हैं कि वाकई कोई पाकिस्तान के जो लीडर पीछे रहे हैं वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ इतना बुरा सलूक किया है कि अब हमें कोई चेंज, कोई तब्दीली, कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा हमारी गवर्नमेंट में हुक्मरान आना चाहिए जो दुनिया के बराबर हमें हमारे मुल्क को लेकर चल सके। तो उसी हिसाब से लोग जो ओवरसीज हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान एक ऐसा लीडर है, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, वो खूबियां हैं, वो उसके अंदर जो विजनरी लीडरशिप है कि वो पाकिस्तान को एक दुनिया के पैरेलल खड़ा कर सकता है। इसलिए इमरान खान नहीं बल्कि ओवरसीज जो है वो ये चाहते हैं कि इमरान खान जो है पाकिस्तान का लीडर बने, पाकिस्तान का हुक्मरान बने। अच्छा, ये बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत आपने बात कही कि जब आप लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहाँ का एक्सपोजर देखते हैं आप, तो फिर वो पाकिस्तान की जो कमियां कोताहियां जिस वजह से वो पीछे रह जाते हैं, तो इस वजह से आप लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का कोई ऐसा विजनरी लीडर हो जो पाकिस्तान को इन ममालिक तक इनके कंपैरिजन में लेके आ सके। अच्छा, दूसरे नंबर पे मुझे बताएं कि अभी खान साहब का लॉन्ग मार्च जारी है, तो जाहिर है उस लॉन्ग मार्च के पीछे पूरी एक हिस्ट्री है कि जो रजीम चेंज के हवाले से उनकी हुकूमत को उतारा गया। आप समझते हैं कि ये रजीम चेंज वाकया ही हुई है, कोई अमेरिकन साजिश वाकया ही हुई है, और मीर जाफर और मीर सादिक के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं? ये तो खुली हकीकत बन चुकी है ना। पहले थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था कि शायद रजीम चेंज पीछे अमेरिका से शुरू होके यहाँ, लेकिन अब तो लिटरली बिल्कुल ओपन एंड शट केस है कि हर चीज क्लियरली वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन वहां से शुरू हुआ, जिसमें जो पाकिस्तान में जो किरदार थे उन्होंने अपना हिस्सा डाला। उसमें हमारी हर इदारे का जो जितना हिस्सा बनता था उसने डाला, और जो पीडीएम को एक स्टैंड दे के एक ऐसा लीडर जिसकी हुकूमत, मतलब पाकिस्तान की, हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है जहाँ जो जमहूर चाहेगी, जो अवाम चाहेगी वही हुक्मरान होगा। तो अवाम तो ये चाहती है, उन्होंने अवाम ने तो जो दिया मैंडेट इमरान खान को दिया था 156 उसकी सीट्स है नेशनल असेंबली में, लेकिन वो सड़कों पे है, और जो 86 सीट्स वाला है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। तो मुझे सर, मैं यहाँ पे कता कलामी माफ, मुझे ये बताएं कि जो अदम इत्मीद का, जो नो कॉन्फिडेंस का जो वोट डाला है, अगर इनकी अक्सरियत पूरी होती तो वो प्राइम मिनिस्टर रहते। इनके तो अपने ही जिन लोगों ने इनसे वोट लिया, जो खान साहब के पीछे थे, उन्हीं ने अपना अदम इत्मीद का ये आप भी इस मुल्क में रहते हैं, हम भी रहते हैं, पिछले 75 साल से बड़ी वाज़ेह लाइन है यहाँ के जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है ना, उसके ऊपर हुकूमतें बनती और गिरती हैं। तो जब सपोर्ट ये पीछे से शुरू हुई, अमेरिका से आर्मी आई, अदालतें आई, इन्वॉल्व हुई, तो ये
MPMN तो बहुत छोटी चीज है, जो वो उधर से फोन आता है उधर को वो चले जाएंगे। तो इसलिए ये वादे तौर पर ना अवामी मैंडेट जो है वो किसी और के पास है और जो हुकूमती मैंडेट है वो किसी और के पास है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि खान साहब की सिलेक्शन जो थी, जैसे कि ये लोग एक ग्रुप जो एक खान साहब से अलग हो गया, इस बात के ऊपर कि जी खान साहब महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, खान साहब मुल्क को कंट्रोल नहीं कर सके, तो उन्होंने अलग हो गया, वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, ठीक है। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं खान साहब से ये मिस्टेक हुई है कि उन मीर जाफर और मीर सादिक को उन्होंने अपने ग्रुप में ऐड ऑन किया, या आप कहते हैं कि उस वक्त खान साहब का ये फैसला दुरुस्त था? असल में खान साहब को जो उस वक्त गाइडलाइन दी गई, उनके जो मशीर थे, ये पहले नंबर में ये तो क्लियर कर दूं कि वाकई वो मिस्टेक है। सही। वो लोग जो इस तरह के थे, जो डबल माइंडेड लोग थे, जो कहते हैं वक्त के साथ अपनी जगह चेंज करने वाले लोग हैं, उनको आगे लेके आए। लेकिन उस वक्त जो मशीर थे खान साहब के साथ थे, उन्होंने खान साहब के माइंड में जाकिर तरीन वगैरह लोगों ने ये डाल दिया था कि जब तक हम इलेक्टिबल्स के थ्रू हम आगे नहीं, इनको टिकट्स नहीं देंगे, हम हुकूमत में नहीं आ सकते। तो चूंकि 2013 में एक तजर्बा हो चुका था, तो आहिस्ता आहिस्ता खान साहब ने उस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा कि वाकई एक दफा हम हुकूमत में आने के लिए इनको साथ लेते हैं, फिर आगे अपनी। तो इस दफा खान साहब ने जैसे कहा है कि वो गलती हुई है, वो खान साहब भी एडमिट करते हैं कि वो गलती हुई ऐसे लोगों को टिकट्स देके जो एंड टाइम पे आके जब जरूरत थी वो अपने चेंज कर गए। अब नेक्स्ट टाइम वो कहते हैं कि हम बिल्कुल इस चीज को सामने रखते हुए उन लोगों को आगे लेके आएंगे, उन लोगों को टिकट्स देंगे, उन लोगों को आगे ग्रुप में शामिल करेंगे जो बिल्कुल तहरीक इंसाफ के पायनियर्स हैं, तहरीक इंसाफ के लॉयल्स हैं। उनके साथ खान साहब खड़े होंगे, वो लोग खान साहब के साथ खड़े होंगे। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बात आपने की कि जाहिर है कि खान साहब भी इस बात को एडमिट करते हैं कि वाकई उनसे ये गलती हुई कि उनको इलेक्टेबल्स को नहीं लेके आना चाहिए था पार्टी को। जो नजरियाती लोग थे उनको थोड़ा सा पीछे किया, जिसकी वजह से आज रजीम चेंज का इन लोगों को मौका मिल गया। अच्छा, अब जाहिर है कि एक पाकिस्तान की जो फिजा चल रही है, पाकिस्तान का जो माहौल चल रहा है, इस वक्त लॉन्ग मार्च भी खान साहब इस्लामाबाद की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उस हवाले से बताएं कि क्या खान साहब इस लॉन्ग मार्च से वो फवायद हासिल कर सकेंगे जिनको वो माइंड में लेके चल रहे हैं, जैसा कि माशाल्लाह लोगों का कि जम्मे गफीर है इस कारवां में, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? खान साहब का फन पॉइंट एजेंडा है। उन्होंने कहा कि जो जमहूर चाहती है, जो हमारी अवाम चाहती है, वही हुक्मरान होना चाहिए। सही। इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और उसके बाद अवाम जिसको मुंतखब करे वो हुकूमत संभाले। इसमें तो दो राय कोई नहीं है कि वो अपने कोई मकासद, दूसरे मकासद हैं या कोई डील चाहते हैं या कोई ऐसा इशू ही नहीं है। वो तो चाहते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवाम हमें रिजेक्ट कर दे, PTI को रिजेक्ट कर दे तो कोई बात नहीं, जिसको वो सिलेक्ट करेंगे, अवाम जिसको वोट देंगे वो हुकूमत बना ले। लेकिन हुकूमत इलेक्टेबल होनी चाहिए कि मतलब जिनको अवाम ने मुंतखब किया हो, ना कि अमेरिका या दूसरे हमारे अदारों ने मुंतखब किया, वो हुकूमत नहीं होनी चाहिए। बस ये एजेंडा है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये कबल वक्त इलेक्शन जो है ये एक गैर जमहूरी और गैर सियासी पॉइंट है खान साहब का? गैर जमहूरी हम उस हवाले से कहेंगे, जब खान साहब कह रहे थे, जब खान साहब हुकूमत में थे और ये जो हुकूमत है जो उस वक्त अपोजिशन में थी, वो ये कहती थी कि ये इसको गलत तरीके से एस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, दोबारा जमहूरियत होने, इलेक्शन होने चाहिए। तो उस वक्त खान साहब कह रहे थे कि जी ये इलेक्शन तो जाहिर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, तो मैं क्यों जाऊँ? तो अब ये खान साहब का मुतालबा आपकी नजर में ये क्या समझते हैं आपकी, ये सही दुरुस्त है? ये जो कबल इस वक्त इंतखाबात है, ये मुतालबा नहीं है कि टेन्योर पूरा होने से पहले ये इंतखाबात होने चाहिए, बल्कि ये वो मुतालबा है कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन के थ्रू ये इलेक्टेबल गवर्नमेंट को गिराया गया है, उसमें जो भी इदारे, जो भी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स, अमेरिका जो भी शामिल रहा है, उस वजह से जो इलेक्टेबल हुकूमत थी उसको गिरा दिया गया। उस वजह से इमरान खान ने कहा कि आप और हम लड़ाई नहीं करते, बल्कि अवाम के पास चले जाते हैं, अवाम को फैसला करने देते हैं कि किसको इस मुल्क का हुक्मरान होना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये कबल से वक्त इंतखाब नहीं बल्कि फैसला अवाम को देने की कहा है कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमने रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ, ये अदम एतमाद हम खुद लेके आए हैं, खान साहब कह रहे हैं कि वो साइफर उधर से आया, वो सारा चीज, तो इस वजह से उन्होंने वन पॉइंट एजेंडा दिया, एक सोल्यूशन दिया कि अब दोबारा हम अवाम के पास चले जाते हैं, अवाम जिसको भी मुंतखब करेगी वो इस मुल्क का हुक्मरान बन जाएगा। दैट्स वेरी गुड। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं शारजा के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये सदर हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आके मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे।
जी वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सेलिब्रिटी विद आसिफ के साथ। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं शारजा से, और बहुत मशकूर हूँ मैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में हमें थोड़ा सा टाइम दिया और हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हुए हैं, शरीक गुफ्तगू में। इनसे पूछते हैं कि शारजा में तहरीक इंसाफ की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। जाहिर है कि पाकिस्तान के हवाले से तो आपने इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जाहिर है कि वही पॉइंट ऑफ व्यू इन्हीं का है जो इनके लीडर का है। तो अतीक साहब मुझे बताएं कि शारजा के हवाले से आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या तैयारियां हैं और किस तरह से आप लोगों को मोबिलाइज करते हैं वहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ जो इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हुकूमत बनी, उसने जो गलत किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला है ना, उसमें एक एसेट की हैसियत रखते हैं। एक हैंडसम अमाउंट जो है हर मंथ वो पाकिस्तान में भेजते हैं। और इन्होंने आते ही सबसे पहले वो काम किया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राइट दे रहे थे इमरान खान साहब, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। वोट राइट जो दे रहे थे, इन्होंने अब वोट राइट खत्म कर दिया है, जिस वजह से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके दिल में एक और चीज ये आई है कि ये हुकूमत जो है ना वो हमें पाकिस्तानी तस्लीम ही नहीं कर रही। वो इस वजह से इस हुकूमत के खिलाफ 99% जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना वो पीडीएम के ये दूसरी जमातों के खिलाफ हैं। वो खान साहब के इसी वजह से आते हैं कि खान साहब जो ओवरसीज हैं उनकी जो अहमियत है उसको समझते हैं कि वाकई ये हमारा असासा है। और उसके लिए जो खान साहब ने कोशिशें की, जो बेनिफिट्स देने की कोशिश की, उसको हम खुले दिल से तस्लीम भी करते हैं और उस पर खान साहब को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। और दूसरा जो बात आपने कही कि उसमें शारजा में हम कैसे मोबिलाइज लोगों को करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी रियासत है जहाँ एक्टिविटी जो सियासी एक्टिविटी है उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं होती है। तो हम इनडोर जो एक्टिविटी होती है वहाँ अपने लोगों को इकट्ठा करके इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं, क्योंकि फिजिकली वहाँ एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया के थ्रू, फिर फंडिंग के थ्रू, जो भी हम अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटीज होती हैं वो हम पार्टी के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी करते हैं। तो मुझे बताएं कि शारजा में आपके साथ आपके और अहदेदारान जो हैं वो किस तरह से आप लोगों के, जाहिर है कि ग्रुप होगा आपका जो आप पूरे शारजा में आप लोग जाहिर है एक्टिव हैं। और माशाल्लाह मुझे जैसा इल्म हुआ है, जैसा मुझे बताया गया है कि आप लोग बड़े एक्टिव हैं और बहुत ही तहरीक इंसाफ के बहुत ही एक्टिव मेंबरान में से हैं। तो आप बाकी अपने जो बॉडीज़ है उस वाले से भी थोड़ा सा जो ओवरसीज़ की जितनी भी बॉडीज़ बनती है ना, यूएई में है, सऊदी अरब में है, यूके में है, यूएसए में है, यूरेशिया में, पूरी दुनिया में जितनी भी है बॉडीज बनती है ना, तो वहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है बाकायदा तौर से। पहले मेंबरशिप होती है, फिर उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है, और उस इलेक्शन में जो विन होके आता है वो उसको मतलब के ओहदेदारान वहाँ के मुंतखब होते हैं। तो हमारे साथ जो हमारी बॉडी है वहाँ जनरल सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, नायब सदर, नायब सदूर, तो वो सब हम मिल के एक जो वेव बनाते हैं, एक मूव बनाते हैं कि लोगों के साथ ये जो हमारा यूएई है वहाँ मोस्टली जो ब्लू कॉलर लोग हैं, जो मजदूर तबका, वो ज्यादा है। तो उनके पास जो कैंप्स में जाके उनको सोशल मीडिया के थ्रू हम मोटिवेट करते हैं, और साथ में इस चीज़ पे हम उनको बाउंड करते हैं कि वहाँ, क्योंकि जब खान साहब को 10 अप्रैल को उतारा गया यहाँ, तो वहाँ कुछ देर के लिए लोगों ने सड़कों पे आके प्रोटेस्ट टाइप करने की कोशिश की, तो जिसको वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको अच्छा भी नहीं समझा और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया। उसके बाद हमारी जो वहाँ की एजेंसीज हैं उनके साथ मीटिंग हुई, उन्होंने हमें कहा कि हम आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपने मुल्क से ज़्यादा अच्छा यहाँ कमा रहे हैं, तो अपने लोगों को इस लेवल पे मोटिवेट करें कि वो यहाँ के जो रूल्स हैं ना उनको फॉलो करें। तो हम बेस्ट कोशिश करते हैं कि वहाँ के रूल्स फॉलो करें, जो लैंड ऑफ लॉज ऑफ लैंड है उनको फॉलो करते हुए सोशल मीडिया के थ्रू, बाई बेनिफिशियली जो फंडिंग के थ्रू हम अपनी पार्टी को, पाकिस्तान को सपोर्ट करें जितना भी कर सकते हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं, और ये डिमांड भी है हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, जो भी गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना उन्हें भी पाकिस्तान का पूरा शहरी होने का हक दिया जाए। जाहिर है कि सर दायरे गैर में बैठ के पैसे कमाना और उन पैसों को अपनी फैमिलीज के लिए, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला के थ्रू पाकिस्तान दोबारा वापस भेजना, तो क्या फील करते हैं वहाँ पे बैठे हुए ओवरसीज पाकिस्तान के इन हालात ज़ात को देखते हुए? जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना वो पाकिस्तानी हालात को इतना डीपली वहाँ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग, आप 10 लोगों से पाकिस्तानी हालात के बारे में पूछेंगे, एक्यूरेट जो हालात हैं, क्या सिचुएशन चल रही है, उनमें से
मेरा ख्याल है 9 नहीं बताएंगे, 1 बताएगा। लेकिन जो ओवरसीज हैं वो इतने ज्यादा डीपली पाकिस्तानी हालात पे नजर रख रहे होते हैं वहां बैठ के, क्योंकि हमारी धड़कनें पाकिस्तान के, हम दियारे गार में बैठे हैं, तो हमारी जो सिचुएशन होती है वो ज्यादा कह लो कि सेंसिटिव होती है पाकिस्तान के लिए, हम ज्यादा सेंसिटिविटी शो कर रहे हैं। तो वो वहां बैठ के बहुत ज्यादा, जब पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारे जो यूएई में तकरीबन 200 मुल्कों के लोग रह रहे हैं, हमारे जो जिनको हम अपना दुश्मन कंट्री समझते हैं, वहाँ के लोग बिल्कुल हमारे साथ होते हैं, तो हमारी उनके साथ कन्वर्सेशन होती है। वो जो भी कोई पाकिस्तान में प्रॉब्लम होती है वो हमसे पूछ लेते हैं, ये क्या चल रहा है, ये क्यों आप अपने वजीर आजम किसी को टाइम पूरा करने नहीं देते, क्यों इस तरह। तो इसलिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद रहते हैं हर टाइम, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से, अब एक दुनिया 21वीं सदी में जब चांद पे पहुंच गई है, मरीख पे आबाद करने की कोशिश कर रही हैं, और हम अभी तक वही जो आज से 70 साल पहले का स्टाइल था कि वजीर आजम उतारना है कि रखना है, लेना है कि देना है, किसको क्या करना है, किसके ऊपर हाथ रखना है, किसके नीचे हाथ रखना है, उससे ही आगे नहीं निकल सके तो तरक्की तो बहुत दूर की बात है। रूल ऑफ लॉ की आप जाहिर है कि खान साहब का तो एक ही एजेंडा है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और हर पाकिस्तानी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो जो इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मुहाज खोल रखा है, उस हवाले से आपको लगता है कि खान साहब अपने, जाहिर है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ उनके सर पे नहीं होगा या किसी भी हुकूमत के ऊपर नहीं होगा तो वो बरसरे इक़्तिदार नहीं आएगी, तो क्या ये आपको लगता है कि खान साहब इन हालात में अपने मकासद अचीव कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात यही है कि जो पिछले 75 ईयर से एक यहाँ थॉट है, एक बात है कि जिसके ऊपर स्टैब्लिशमेंट का हाथ है वही हुकूमत में है, जिसके ऊपर नहीं है वो सड़कों पे है। तो खान साहब अभी ये नहीं चाहते कि स्टैब्लिशमेंट मेरे साथ आ जाए, बल्कि अब वो चाहते हैं कि जिसका जो काम है वो करे। फौज का काम बॉर्डर संभालना तो वो बॉर्डर संभाले, अदलिया का काम है इंसाफ देना तो वो इंसाफ दे, सियासी काम जो सियासतदानों का है, सिविल बालादस्ती का है, वो खान साहब कह रहे हैं कि जो अवाम हुकूमत को सिलेक्ट करती है, हुकूमत को मुंतखब करती है, वो सारे मैटर्स जो है वो हुकूमत उनको अच्छे देखे। तो इसलिए खान साहब का ये एजेंडा नहीं है कि अब हम स्टैब्लिशमेंट के साथ अगर बनेगी तो फिर हम हुकूमत में आएंगे। वो तो उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया है कि भाई हम अवाम के पास जाएंगे, अवाम जिसको भी सिलेक्ट कर दे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो खान साहब को करें, वो पीपल्स पार्टी को करें, वो पीडीएम को करें, वो किसी को भी कर लें। तो लेकिन ये चीज खत्म होनी चाहिए कि ये जो एक थ्योरी बनी हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ होगी वही हुकूमत में आ सकता है, उसके बगैर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो खान साहब यही चाहते हैं कि असल ताकत जो है ना वो अवाम है। सही, बहुत खूबसूरत अतीक साहब आपने बात की। अब मुझे जरा ये बताएं कि 3.5 साल का अरसा, 3.5 पौने 4 साल के अरसे में खान साहब की हुकूमत रही, वो बरसरे इक़्तिदार रहे, और उनका ये बयानिया था कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर और आसिफ जरदारी ये सब वो लुटेरे हैं पाकिस्तान के। तो क्या वजह बनी कि आपने इस दौरे इक़्तिदार में खान साहब इनको सज़ा याफ्ता ना बना सके, इनके ऊपर जो मुकदमात थे उनको ये पाया तकमील तक ना पहुंचा सके? इस हवाले से आपको क्या? तो बड़ा क्लियरली स्टैंस अपना बता दिया खान साहब ने कि नया भी पूरा कंट्रोल में उनके पास नहीं था। असल में वो जो चीज है ना कि पाकिस्तान में हुकूमत कोई कर रहा होता है, पाकिस्तान को कंट्रोल कोई और कर रहा होता है, और उस चीज को तो खान साहब ने खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिया कि अदारे मेरे पास नहीं थे, लिमिटेड जो चीजें थी वो मेरे पास थी, इख्तियारात महदूद थे, जो पीछे से कंट्रोल करने वाले कोई और थे। तो उनका मोटो ये था कि खान साहब ने वाले तौर पे कहा कि मैं एक तो करप्शन को इतना बुरा समझता था कि मैं चाहता था जिसने करप्शन किया उसको लटका देना चाहिए, उसको सजा। लेकिन कुछ मुक्तदर हल्के वो करप्शन को गलती नहीं समझते, जिस वजह से उन्होंने सिर्फ बैलेंस करने के लिए किसी पे मुकदमा हो रहा है, किसी पे खत्म हो रहा है, पिछले 3-4 साल के अंदर वो कि उनके मुकदमात कछुए की रफ्तार से चलते रहे, वो किसी साइड पे नहीं लगे। जिस दिन फर्द जुर्म आयद होने वाली थी उस वक्त उनको वजीर आजम बना दिया गया, उनको इक़्तिदार दे दिया गया। वो उन्होंने आके सबसे जो पहले काम उनकी जो उनके माटो में थे उनके, वो उन्होंने आगे खत्म किए, अपने नैब केसेस खत्म किए। देखिए अब कितने लोगों के केसेस
खत्म हो रहे हैं। हालांकि आए तो ये लोग इस वजह से थे ना कि हम महंगाई मार्च वो करते थे, महंगाई मुकाओ मार्च किया करते थे कि हम आवाम को रिलीफ देने के। तो लेकिन तारीख में, पाकिस्तानी तारीख में ये पिछले 2-3 महीने में जो आवाम का हाल हुआ है, जो बिजली के बिलों की वजह से, जो गैस के बिलों की वजह से, जो महंगाई की वजह से, ये कभी तारीख में भी नहीं हुआ। लेकिन इनके जो रेफरेंसेस थे, नैब रेफरेंस, वो डे बाई डे खत्म हो रहे हैं। तो वो जिस मकसद के लिए आए थे वो अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। उनको आवाम से कोई ना पहले गर्ज थी, ना अब है, ना आगे उनको होगी। बहुत खूबसूरत अतीक साहब, आपकी गुफ्तगू, बड़ा मज़ा आया आपके साथ। तो जाते जाते प्रोग्राम का टाइम भी अब ख़त्म हो रहा है, तो जाते जाते हमारे पाकिस्तानियों को कोई मैसेज देना चाहें आप तो प्लीज़। पाकिस्तानियों के लिए, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारे जो यहाँ रहने वाले भाई हैं उनके लिए भी यही पैगाम है कि जो नेक नीति के साथ स्ट्रगल है ना आपकी, वो शायद कुछ टाइम तो ले लेती है लेकिन उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। एक तो नेक नीति के साथ आपने जो ईमानदारी, दयानतदारी है ना, उसके साथ आपने स्ट्रगल करनी है। कोई भी फील्ड है, वो चाहे आपकी प्रोफेशन है, आपका ऑफिशियल जॉब्स है, आपका बिजनेस है, उसी तरह आपने जो पाकिस्तानी सियासत है उस हवाले से भी जो दयानतदार लोग हैं, जो आपको लगता है कि इस मुल्क की बागडोर संभाल सकते हैं, जो इस पाकिस्तान को दुनिया के बराबर खड़ा कर सकते हैं, जिनका विजन इस लेवल का है कि दुनिया उनको समझती है कि वो इस पाकिस्तान को उनके बराबर, उनको सपोर्ट करें। आप अपने कारोबार में भी दयानतदार रहें, अपने बिजनेस में भी दयानतदार रहें। और ये जो जब वोट डालते हैं ना, पाकिस्तान की जो बागडोर किसी को देते हैं, उस वक्त भी आप क्लियरली, ये जो हमारे बारे में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि कुछ लोग पैसों पे देते हैं, कुछ बिरयानी पे देते हैं, इस चीज़ को ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि हम एक प्योर अच्छी जो क़यादत है ना वो इस आगे लेके आएँ और मुल्क को उसके हाथों, उनके हाथों में दें। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा और सुना सेलिब्रिटी विद आसिफ के साथ। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की गुफ्तगू आपको कैसी लगी। आसिफ को आज के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।